हेलो गाइस, मेरा नाम है शिल्पा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 9 जिसका नाम है ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को भी हम बाकी के 8 चैप्टर जो हमने अभी तक क्लास 6 के पढ़ लिए हैं उनकी तरह इस चैप्टर को भी हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे। जो सबसे पुरानी डेट होगी उसको सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जो डेट आती जाएंगी उनको लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली डेट है वो है 2300 साल पहले। और 2300 साल पहले जितने भी चोला, चेरा और पांड्यास, ये सब रूलिंग फैमिलीज जो साउथ इंडिया में थी उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक सिल्क रूट की स्टोरी दी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है 2000 साल पहले जो है सिल्क जो थी वो रोमन एम्पायर में बहुत फेमस हो रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो ये सिल्क रूट था इस पे जो राजा और रूलर्स कंट्रोल किया करते थे 1900 साल पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में ही जो है इस टाइम पे बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड हो रहा था और उसकी नई नई जो ब्रांचेस आ रही थी उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम ट्रेडर्स के साथ साथ जो है बहुत सारे पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री जो है डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया में आ रहे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ साथ में ही हम भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर एंड में जो है हम 2000 साल पहले जो क्रिश्चियनिटी आई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल का नाम है NCERT क्रोनोलॉजी शिल्पा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट डेट दी हुई है वो है 2300 ईयर अगो। 2300 साल पहले का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे जो है 3 रूलिंग्स फैमिली जो है साउथ में रूल कर रही थी। और उन फैमिलीज़ के नाम थे चोला, चेरा और पांड्यास। तो उस टाइम पे जो है नए नए किंगडम्स जो है वो समुद्र के किनारे पे बन रहे थे। जो हमारे सब कॉन्टिनेंट का साउदर्न हाफ था वो एक लंबी कोस्ट लाइन था। और उस कोस्ट लाइन पे जो है बहुत सारी हिल्स, प्लेट्यूस और रिवर वैलीज थी। और इन रिवर वैलीज में जो सबसे फर्टाइल रिवर वैली थी उसका नाम था कावेरी। और जितने भी किंग और चीफ्स उस टाइम पे हुआ करते थे अगर वो इन रिवर वैलीज और कोस्ट को कंट्रोल कर लिया करते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल बन जाते थे। इन्हीं इन्हीं चीफ्स और किंग्स के रिलेटेड जो है पोइम्स हैं, संगम पोइम्स। तो ये जो संगम पोइम्स है इनका नाम संगम इसलिए है क्योंकि ये जिन असेंबलीज में लिखी जाती थी या कंपाइल की जाती थी उन असेंबलीज को जो है संगम बोला जाता था। इसलिए जो भी पोइम्स उन असेंबलीज में लिखी गई उनको संगम पोइम्स बोला गया। तो ये जो संगम पोइम्स थी इनमें एक वर्ड दिया हुआ है जो है मूवेंद्र। और ये जो मूवेंद्र वर्ड है इसका मतलब होता है 3 चीफ्स। और ये जो 3 चीफ हुआ करते थे ये उस टाइम पे जो फैमिलीज रूल कर रही थी चोला, चेरा और पांड्यास, उन तीनों रूलिंग फैमिली के हेड हुआ करते थे। और ये जो है 2300 साल पहले रूल कर रहे थे। गाइस, साउथ इंडिया का ये वाला जो रीजन था कोस्ट लाइन वाला, यहाँ पे ये 3 रूलिंग फैमिलीज हुआ करती थी चोला, चेरा और पांड्या। और इन तीनों रूलिंग फैमिली के जो है 2 सेंटर ऑफ पावर हुआ करते थे। एक सेंटर जो है वो लैंड पे हुआ करता था और दूसरा सेंटर जो है वो कोस्ट पे हुआ करता था यानी कि समुद्र किनारे हुआ करता था। और इन 6 सिटीज़ जो कि इन चीफ्स के पास थी, 2 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक उनमें से जो थी वो थी पूहर पूहर और उसका नाम जो है कावेरी पट्टनम भी था। ये जो कावेरी पट्टनम थी ये चोला का जो है पोर्ट सिटी हुआ करती थी। और दूसरी सिटी जो थी वो थी मदुरई। मदुरई जो है वो पांड्यास की कैपिटल हुआ करती थी। और ये जो तीनों चीफ थे ये उस टाइम पे रेगुलर टैक्सेस को जो है कलेक्ट नहीं किया करते थे। रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट करने की जगह ये जो है मिलिट्री एक्सपेडिशन किया करते थे नेबरिंग्स एरिया में, जहाँ से कि ये ट्रिब्यूट को कलेक्ट करके लाया करते थे। और ये जो वेल्थ होती थी जो एज अ ट्रिब्यूट इन्होंने कलेक्ट की होती थी इसको ये खुद के पास रख लेते थे और बाकी की बची जो वेल्थ होती थी उसको ये अपने सपोर्टर्स, फैमिली, सोल्जर्स और पोइट्स में बांट दिया करते थे। बहुत सारे पोइट्स जो कि उस टाइम पे संगम कलेक्शन में पोइम्स लिख रहे थे वो इन पोइम्स में इन चीफ्स की जो कि इनको बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें दिया करते थे उनकी प्रेज़ किया करते थे। तो जितनी भी इन चीफ्स द्वारा कीमती चीज़ें इन पोइट्स को दी जाती थी उनमें जो है स्टोन्स हुआ करते थे, गोल्ड हुआ करता था, हॉर्सेस हुआ करते थे, चैरेट्स हुआ करते थे और
क्लॉथ हुआ करते थे। और इन तीनों रूलिंग फैमिली के जो है 200 साल बाद जो है एक और डायनेस्टी जो है इस एरिया में आती है, जिसका नाम होता है सातवाहन। तो सातवाहन जो है वो साउथ के एरिया में होती है, लेकिन ये वेस्टर्न इंडिया में होती है। और ये जो सातवाहन है, इनका जो है एक इम्पोर्टेंट रूलर होता है, जिसका नाम होता है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। और ये जो गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी है, इनके बारे में हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि इनकी माताजी गौतमी बालाश्री द्वारा जो है लिखवाई गई होती है। और ये जो गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी होते हैं और जो अदर सातवाहन रूलर्स होते हैं, इनको उस टाइम पे जो है लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ भी बोला जाता था। दक्षिण पथ का मतलब होता है साउथ को जाने वाला रास्ता, या फिर उस टाइम पे साउथ वाले रीजन को जो है दक्षिण पथ बोला जाता था। ये जो गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी थे, ये अपनी आर्मी को जो है ईस्ट, वेस्ट और साउथ के कोस्ट तक भेजा करते थे। जैसे कि हमें संगम पॉइंट से जो है 3 चीफ्स के बारे में पता चलता है, वैसे ही हमें संगम पॉइंट से जो है ट्रेड के बारे में भी पता चलता है। तो यहाँ पे जो है एक पॉइंट दे रखी है जो कि ट्रेड के बारे में है। तो इस पॉइंट में उन चीज़ों को के बारे में बताया गया है जो कि एक पोर्ट पे लाई जाती थी, जो कि उस टाइम की ईस्ट कोस्ट पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, और उस पोर्ट का नाम था पूहर। तो इस पोर्ट पे जो भी चीज़ें लाई जाती थी, उनमें जो है हॉर्सेस हुआ करते थे, ब्लैक पेपर हुआ करती थी, जैम्स हुआ करते थे जो कि हिमालय से लाए जाते थे। वेस्टर्न हिल्स से जो है वो सैंडलवुड यानी कि चंदन लाया जाता था। साउथर्न सी से जो है पर्ल्स लाए जाते थे। ईस्टर्न ओशियन से जो है कोरल्स लाए जाते थे। और इन सब के अलावा जो है जो क्रॉप्स गंगा और कावेरी के रिवर वैली में होती थी, उनको भी इस पोर्ट तक लाया जाता था। और इन सब के अलावा जो है श्रीलंका से फूड स्टफ और म्यांमार से जो है पोट्री लाई जाती थी। इसके बाद जो है ट्रेड के साथ साथ जो है हमें ट्रेडर्स के बारे में भी पता चलता है। तो चलिए देखते हैं कि हमें ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता चलता है। तो जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हुआ करते थे, जिनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो हमें हमारी सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो कि इन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर को बेचा करते थे, वो इनको अलग अलग प्लेसेस पे ले जाया करते थे और बेचा करते थे। इसलिए ये हमें जो है बहुत सारी साइट से मिले हैं। और जो साउथ इंडिया हुआ करता था, वहाँ पे बहुत सारा गोल्ड हुआ करता था, स्पाइसेस हुआ करते थे, पेपर हुआ करता था और प्रीशियस स्टोन हुआ करते थे। और जो पेपर थी, काली मिर्च, वो जो है उस टाइम पे रोमन अम्पायर में बहुत वैल्यूड प्रोडक्ट की तरह देखी जाती थी। और इसको जो है रोम वाले जो है ब्लैक गोल्ड बोला करते थे। और बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स जो थे, वो इन सभी चीज़ों को जो है रोम ले जाया करते थे शिप्स में भर के, या फिर अपने कारवांस में, जो कि लैंड के थ्रू जाया करते थे। और इसका पता हमें इसलिए ऐसे चलता है कि साउथ इंडिया में जो है बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हुए हैं, जो कि इन चीज़ों को उधर बेच के जो है ट्रेडर्स को मिला करते थे। और ये जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, ये बहुत सारे सी रूट्स को जो है एक्सप्लोर किया करते थे। कुछ ट्रेडर्स जो है वो कोस्ट को फॉलो करते करते समुद्र के किनारे किनारे जो है वो समुद्र को क्रॉस किया करते थे। लेकिन कुछ जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके बीच से जो है वो समुद्र को क्रॉस किया करते थे। और इन दोनों को क्रॉस करने के लिए जो है वो मानसून विंड्स का जो है हेल्प लिया करते थे। अगर किसी को जो है ईस्ट अफ्रीका से अरेबिया से या फिर अरेबिया से जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट के लिए आना होता था, तो वो साउथ वेस्ट मानसून की हेल्प से आते थे। तो ये तो हो गई हमारी ट्रेड और ट्रेडर्स की बात, कि वो हमें कहाँ से पता चलता है उनके बारे में। अब इसके बाद जो है एक स्टोरी दे रखी है जो कि सिल्क रूट के ऊपर है, कि सिल्क रूट जो है वो क्या हुआ करता था। तो जो सिल्क होती है, वो उसका टेक्सचर जो है बहुत स्मूथ, ग्लॉसी और रिच हुआ करता था, जिस कारण से जो है ये बहुत हाईली वैल्यूड फैब्रिक की तरह देखा जाता था। लेकिन जो सिल्क बनाने की प्रोसेस हुआ करती थी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी। इस प्रोसेस में जो है सबसे पहले जो है सिल्क वॉर्म के कुकून से जो है रॉ सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। उसके बाद जो है इस रॉ सिल्क से जो है धागे, थ्रेड बनाए जाते थे। फिर इन धागों को जो है वो एक क्लॉथ के रूप में जो है गूंथा जाता था। ये जो सिल्क बनाने की टेक्निक है,
ये जो है बहुत साल, यानी कि फर्स्ट सबसे पहले जो है ये चाइना में 7,000 साल पहले जान ली गई थी। लेकिन इस जो मेथड को या फिर इस टेक्निक को जो है बहुत सालों तक जो है सीक्रेट की तरह छुपा के रखा था। लेकिन जैसे जैसे जो है चाइना से जो है पीपल डिस्टेंट लैंड पर जाने शुरू हुए, तो वो अपने साथ जो है सिल्क को भी ले जाया करते थे। और जिस बात को वो फॉलो करते थे उस बात को जो है सिल्क रूट बोला जाने लगा। और बहुत सारे चाइनीज़ रूलर जो हैं वो सिल्क को गिफ्ट भी दिया करते थे ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर्स को। इस तरह से जो है, जो कि एक सीक्रेट हुआ करता था सिल्क, वो वेस्ट के लोगों को भी पता चलने चला। जैसे जैसे जो है वेस्ट के लोगों को सिल्क के बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे जो है सिल्क की डिमांड जो है रोमन एम्पायर में बढ़ती गई। तो 7,000 से जो छुपा हुआ सीक्रेट था वो 2,000 पहले जाके, आज से 2,000 पहले जो है वो उसकी डिमांड जो है रोमन एम्पायर में बढ़ने लगी। और उस टाइम पे जो है सिल्क को पहनना जो है उधर के रिच लोगों और रूलर्स में जो है एक फैशन बन चुका था। जो सिल्क था वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, क्योंकि इसको जो है चाइना से बहुत डेंजरस रोड से लाके जो है, जो कि माउंटेन्स और डेजर्ट से हुआ करते थे, उनसे लाया जाता था। और जो लोग उस रूट पे रहा करते थे वो उन ट्रेडर्स से जो सिल्क लाते थे उनसे पेमेंट की डिमांड किया करते थे। और कुछ राजा तो ऐसे थे जिन्होंने बहुत इस रूट के बहुत सारे पोर्शन को जो है कंट्रोल करके रखा हुआ था। और ऐसा वो राजा इसलिए करते थे क्योंकि जो ट्रेडर्स चाइना से आते थे वो अपने साथ जो है बहुत सारे गिफ्ट ट्रिब्यूट्स लाते थे, और वो टैक्स भी पे किया करते थे इस रूट्स को क्रॉस करने के लिए। इसलिए जो है वो राजा उनको इन एरिया को कंट्रोल करके रखते थे। और इसके बदले में जो राजा होते थे वो इन ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, ताकि इनको जो है कोई लुटेरे जो लूट ना ले। इसके बाद ये जो सिल्क रूट था, इसको जो है जिसने रूल किया उनको बोलते थे कुशान्स। जो कुशान थे ये 2,000 साल पहले जो है सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल कर रहे थे। और इनके दो इम्पोर्टेंट मेजर सेंटर जो थे पाटलिपुत्र नहीं, पेशावर और मथुरा। जो पेशावर है वो इस आज के टाइम में पाकिस्तान में आता है, और जो मथुरा है वो यूपी में आता है। और इस पेशावर और मथुरा के साथ साथ तक्षशिला, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है, वो भी इनके किंगडम में आया करता था। और जिस टाइम पे जो ये कुषाण रूल कर रहे थे उस टाइम पे जो है एक सिल्क रूट की ब्रांच जो है वो सेंट्रल एशिया से होती हुई जो है इंडस रिवर के माउथ तक जाती थी। और वहाँ पे उसके माउथ पे जो सी पोर्ट हुआ करते थे, वहाँ से इस सिल्क को जो है शिप्स में भर के जो है रोमन एम्पायर में भेजा जाता था। और ये कुषाण वही कुषाण थे जिन्होंने जो है फर्स्ट टाइम हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो है गोल्ड के कॉइन इशू किए थे। और ये जो गोल्ड के कॉइन थे वो उस टाइम के ट्रेडर्स द्वारा, जो कि सिल्क रूट को क्रॉस किया करते थे, उनके द्वारा भी यूज़ किए जाते थे। ये जो कुषाण थे जो कि सिल्क रूट को कंट्रोल कर रहे थे, उनमें एक राजा था जिसका नाम था कनिष्क। और वो 1900 साल पहले जो है सिल्क रूट को कंट्रोल करने के साथ साथ जो है बुद्धिज़्म को भी बढ़ावा दे रहा था। तो चलिए आगे कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो कनिष्क जो है वो कुशांस का बहुत फेमस रूलर हुआ करता था, जो कि 1900 साल पहले यहाँ रूल किया करता था। ये जो कनिष्क था इसने बहुत सारी जो है बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। और इन काउंसिल्स में जो है बहुत सारे स्कॉलर्स मीट किया करते थे, जो कि इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस किया करते थे। और अश्वघोष जो है एक पोइट हुआ करते थे जिन्होंने कि बुद्ध चरित्र, जो कि बुद्धा की बायोग्राफी थी, उन्होंने लिखी हुई थी। और ये जो अश्वघोष हैं ये भी जो है कनिष्क के कोर्ट में रहा करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म स्प्रेड हो रहा था महाजनपदास के टाइम पे, तब ये जो बुद्धिस्ट और जैनिज्म की टीचिंग है ये प्रकृति में दी जाती थी। लेकिन अब कनिष्क के टाइम में जो है जो अश्वघोष जो कि उनके कोर्ट में रहते हैं वो बुद्धिस्ट स्कॉलर, और जो बाकी बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं अब उन्होंने संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था। अब जो है एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जिसको कि महायान बुद्धिज्म बोलते हैं वो डेवलप हो चुका था। और ये जो महायान बुद्धिज्म है इसमें दो अलग तरह के फीचर थे।
जो पहला फीचर ये था कि अब जो बुद्धा की प्रेजेंस, जो कि पहले स्कल्पचर, जो कि पहले जो है साइंस की हेल्प से दिखाई जाती थी। जैसे कि पहले दिखाया जाता था कि जब बुद्धा ने जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट हो गई थी, या फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो उन बुद्धा को जो है एक पीपल ट्री के साइन की हेल्प से दिखाया जाता था। लेकिन अब जो महायान बुद्धिज्म आया, उसमें जो बुद्धा की प्रेजेंस को जो है स्कल्पचर और स्टैच्यू की हेल्प से दिखाया जाने लगा। और ये जो स्टैच्यूज हुआ करते थे बुद्धा के, ये मथुरा सिटी में बना करते थे। मथुरा सिटी को जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे कि जैन धर्म के श्राइन्स भी थे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी थी, और यहाँ पे कृष्ण की भक्ति भी उस टाइम पे हो रही थी। और इस मथुरा के अलावा जो है बुद्धा के स्टैचू जो है वो तक्षशिला, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है, वहाँ पे भी बनाया जा रहा था। जो सेकंड चेंज जो हुआ था बुद्धिज्म में, महायान बुद्धिज्म में, वो ये हुआ था कि अब लोग जो है बोधिसत्व में जो है बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो बोधिसत्वास होते थे, ये वो लोग होते थे जिनको जो है एनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती थी। और ये लोग जो, जैसे कि पहले के बुद्धिज्म में होता था कि जिन लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, वो कंप्लीट आइसोलेशन में मेडिटेट करते हुए रहते थे। लेकिन अब जो लोगों को एनलाइटनमेंट होती थी, तो वो जो है आइसोलेशन में नहीं रहा करते थे। महायान बुद्धिज्म में जो है उन बोधिसत्वास ने जो है वो वर्ल्ड में रहना स्टार्ट कर दिया था, और वर्ल्ड में रह के वो लोगों की हेल्प किया करते थे और उनको टीच किया करते थे। और ये जो बोधिसत्वास थे, इनकी अब वर्शिप होना शुरू हो गई थी। और ये जो वर्शिप थी, ये सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और जापान तक फैल चुकी थी। और जो बुद्धिज़्म था, वो वेस्ट और साउथ इंडिया में भी स्प्रेड हो चुका था। और वेस्टर्न इंडिया में जो है इनके लिए बहुत सारी मॉन्क्स के लिए जो है बहुत सारी केव्स बनाई जा रही थी। और ये केव्स जो होती थी, ये वेस्टर्न घाट्स में जो है पासिस के नज़दीक हुआ करती थी। और इन पासिस पे जो है रोड हुआ करते थे, जो कि जो सी कोस्ट पे जो सिटी पोर्ट हुआ करते थे, उनको वो है डेक्कन की सिटीज़ से जोड़ा करते थे वो रोड। और इन्हीं रोड के ऊपर जो पासिस हुआ करते थे, वहीं पे ये बुद्धिस्ट केव हुआ करती थी। और जितने भी ट्रेडर्स जो इन रोड को ट्रेवल करते थे या क्रॉस करते थे, वो इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में रुका करते थे। और ऐसे ऐसे बुद्धिज़्म जो है फिर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया में भी फैला। लेकिन इन सारी जगह पे, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में जो बुद्धिज़्म फैला, वो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म था, जिसको कि थेरवाड़ा बुद्धिज़्म बोलते हैं। इसके बाद जो है एक स्कल्पचर दिखाया गया है, जो कि सांची में मिला हुआ है। और इस स्कल्पचर में ये दिखाया हुआ है कि एक ट्री के नीचे जो है सीट एम्प्टी है। और इस स्कल्पचर से ये इंडिकेट किया जा रहा है कि जो बुद्धा को एनलाइटनमेंट अटेन हुई थी, वो एक ट्री के अंडर मेडिटेशन करके हुई थी। चलिए हम स्कल्पचर को देख लेते हैं। तो ये जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सांची से मिला हुआ वो स्कल्पचर है, जिसपे एक ट्री के नीचे जो है एम्प्टी सीट है, जहाँ पे कि बैठ के बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर दिखाई गई है, वो है जो लेफ्ट में पिक्चर दिखाई गई है, वो बुद्धा की है, जो कि मथुरा में बने हुए हैं। और उसके बाद राइट में जो पिक्चर दिखाई गई है, वो भी बुद्धा की है, लेकिन ये पिक्चर जो है तक्षशिला में बनी हुई है, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। और उसके बाद एक केव की पिक्चर, बुद्धिस्ट केव की पिक्चर दिखाई हुई है, जो कि महाराष्ट्र के कार्ले में है। रूलर्स और ट्रेडर्स के बाद जो है पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्रियों के बारे में बताया गया है, जो कि 1600 साल पहले इंडिया में आए हुए थे। और इन तीर्थयात्रियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, वो थे फाजियन। और ये जो फाजियन थे, ये चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे। और जैसे कि ट्रेडर्स जो है अलग अलग रूट से, चाहे वो सी रूट हो, चाहे वो लैंड रूट हो, वहाँ से ट्रैवल करके इंडिया आते थे, वैसे ही इन ट्रेडर्स के साथ जो है ये पिलग्रिम्स तीर्थयात्री भी जो है ट्रैवल करके इंडिया आते थे। तो जो फेमस चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, उनमें फाजियन जो थे, वो 1600 साल पहले जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे।
और उन्होंने अपनी जर्नी में जो भी देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो उनकी जर्नी में जितने भी डेंजर्स से उनका सामना हुआ उनके बारे में लिखा है। जिन जिन कंट्रीज से वो होकर आए थे उनके बारे में लिखा है। मोनेस्ट्रीज के बारे में लिखा है और वो सभी बुक्स के बारे में लिखा है जो उन्होंने यहाँ आकर लिखी थी। और जब ये जो फैजियान थे, जब ये वापस जा रहे थे चाइना, तो ये बंगाल से होके सब गए थे। तो वहाँ पे एक कोस्ट पे जो है इन्होंने कुछ मर्चेंट्स की जो शिप होती थी उसमें ये बैठ गए थे। और जब ये शिप में बैठे थे तो उसके 2 दिन बाद ही जो है ये एक तूफान में फंस गए थे। और तूफान में जब ये फंस गए थे तो बहुत सारे मर्चेंट्स ने जो है जितने भी अपनी चीज़ें थी उनको समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया था ताकि उनकी नाव जो है डूबे ना। और जो फाजियन थे इन्होंने भी अपनी पर्सनल चीज़ें जो है समुद्र में फेंकनी शुरू कर दी थी। लेकिन जितनी भी बुक्स ये अपने साथ लेके गए थे या फिर जो स्टैच्यू ऑफ बुद्धा अपने साथ लेके गए थे उसको इन्होंने अपने से दूर नहीं किया, उसको नहीं फेंका था। और जब 13 दिन बाद जब तूफान थम गया था तब इन्होंने बताया कि समुद्र को कैसा होता है। तो इन्होंने समुद्र के बारे में बताया कि समुद्र में ईस्ट वेस्ट या फिर डायरेक्शन का पता लगाना जो है इम्पॉसिबल होता था, लेकिन हम जो है सन मून और स्टार्स के मोशन को को देखकर जो है डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। और उनको जो है बंगाल से जो है जावा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है वहाँ पहुँचने के लिए 90 डेज लग गए थे। और जावा आइलैंड पे ये जो है 5 मंथ्स तक रुके थे और फिर वो जो है अनदर मर्चेंट की शिप पे बैठ के जो है चाइना चले गए थे। ये जो फाजियान थे इनके अलावा जो है 2 और तीर्थयात्री जो है वो चाइना से इंडिया आए हुए थे, लेकिन वो जो है 1400 साल पहले इंडिया आए थे। फाजियान 1600 साल पहले आए थे और जुआंग जैंग ये 1400 साल पहले आए थे। और जुआंग जैंग के आने के 50 साल बाद जो तीर्थयात्री इंडिया आए थे उनका नाम था आई किंग। और ये जो दोनों आए थे ये बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए और मोनेस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए जो है इंडिया आए थे। और जुआन जैंग जो है चाइना वापस जो है लैंड रूट से होते हुए गए थे जो कि नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया से होते हुए वापस जाता है। और ये अपने साथ जो है बहुत सारे बुद्धा के स्टैचू जो कि गोल्ड सिल्वर और चंदन से बने हुए थे वो लेके गए थे। और इसके साथ जो है वो 600 मैन्युस्क्रिप्ट लेके गए थे जिनको कि 20 घोड़ों के ऊपर रखा गया था। लेकिन इन 600 मैन्युस्क्रिप्ट में जो है 50 मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो इनसे गुम हो गई थी जब ये सी को क्रॉस कर रहे थे, सॉरी इंडस रिवर को क्रॉस कर रहे थे एक बोट पे बैठ के। और इन्होंने जो है अपनी बाकी की लाइफ जो है इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट करने में ही बिताई और ये जो है इसको संस्कृत से चाइनीज़ में ट्रांसलेट करते थे। जितने भी चाइनीज़ तीर्थयात्री आते थे ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि उस टाइम की बहुत फेमस मोनेस्ट्री हुआ करती थी और बहुत फेमस जो है बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर हुआ करता था। ये जुआंग जैंग और बाकी के जो भी पिलग्रिम आते थे वो वहाँ पे रह के पढ़ते थे जो कि इस टाइम पे नालंदा जो है इस टाइम पे जो है बिहार में है और ये बहुत फेमस मोनेस्ट्री हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये जो जुआंग जैंग हैं इन्होंने नालंदा के बारे में ऐसे बताया हुआ है कि जो नालंदा के टीचर हैं वो जो है बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और टैलेंटेड हैं। और नालंदा में जो है ये जो टीचर्स हैं ये बुद्धा की टीचिंग्स को जो है बहुत सिंसेरिटी के साथ फॉलो करते हैं। और जो मोनेस्ट्रीज के रूल हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और सब लोगों को वो रूल जो है फॉलो करने पड़ते हैं। और दिन भर इन नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है डिस्कशन होते रहते हैं जिसमें कि ओल्ड और यंग मैन जो है एक दूसरे को सिखाते हैं। और बहुत सारे जो लर्नड मैन होते हैं वो डिफरेंट सिटीज़ से जो है अपने डाउट क्लियर करने के लिए नालंदा आते थे, लेकिन किसी को भी नालंदा में ऐसे ही एंट्री नहीं मिल जाती थी। जो नालंदा का गेट हुआ करता था वो उस पे एक गेट कीपर बैठा हुआ करता था और ये जो गेट कीपर हैं आने वाले लोगों से बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा करते थे। और जो लोग इन क्वेश्चन का आंसर दे दिया करते थे उनको जो है यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाती थी, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिलती थी। और 10 में से 8 या 9 ऐसे लोग होते थे जो कि उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते थे। तो ये हो गई हमारी ट्रेडर्स, रूलर्स और बुद्धिज़्म की बात।
और साथ ही में इस टाइम पे जो है वो भक्ति का आइडिया जो है वो भी डेवलप हो रहा था। तो बिगिनिंग ऑफ भक्ति में हम ये पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जो वर्शिप हुआ करती थी वो देवी देवताओं की होनी शुरू हो गई थी। और ये जो देवते थे ये लेटर हिंदुइज्म का सेंट्रल फीचर बन चुके थे। और ये जो डाइटीज हुआ करते थे इनमें शिवा, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता हुआ करते थे। और ये जो देवते हुआ करते थे इनकी वर्शिप को जो है भक्ति बोला जाता था। और ये जो भक्ति है इसमें जो है एक पर्सन जो है अपने जो देवता को किस लगन से पूजता है वो वही भक्ति होती थी कि कोई भी इंसान जो है अपने देवता को कितनी लगन से मान रहा है। तो जितने भी उस टाइम पे रिच पुअर हुआ करते थे या फिर हाई या लो कास्ट के हुआ करते थे, मैन या फिर वुमेन जो भी हुआ करते थे, वो सब जो है भक्ति का पाथ फॉलो कर सकते थे। और ये जो भक्ति का आइडिया है ये भागवत गीता में भी दिया हुआ है, जिसमें कि कृष्ण जो है अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन तुम सारे धर्मों को छोड़ के जो है मेरी शरण ले लो और मैं तुम्हें जो है सारी बुराइयों से बचाऊंगा। और ये जो भक्ति हुआ करती थी जिसमें कि देवी देवताओं की पूजा करते थे उसमें जो है बहुत सारे जो पहले रिचुअल्स या फिर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे उनको जो है छोड़ दिया जाता था। और इस भक्ति के सिस्टम में जो है ऐसा माना जाता था कि अगर कोई डिवोटी जो है कोई भक्त जो है अपने देवता को सच्चे दिल से पूज रहा है तो वो जो देवता है वो उसको उसी रूप में जो है दिखते हैं। तो ऐसा जो चाहे वो उसको एज अ ह्यूमन बीइंग या फिर लाइन ट्राई किसी भी फॉर्म में पूजा करें वो उसको उसी फॉर्म में दिखेंगे। और जैसे जैसे ये भक्ति का आइडिया जो है इसको एक्सेप्टेंस मिलती गई वैसे ही जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने देवी देवताओं की बहुत सारी ब्यूटीफुल इमेजेस बनानी शुरू कर दी। और फिर क्योंकि ये डाइटिस जो है वो स्पेशल हुआ करते थे तो लोगों ने इनको जो है अपने घरों में और मंदिरों में लगाना शुरू कर दिया। और इन्हीं जो मूर्तियाँ और उनकी इमेजेस बनानी शुरू कर दी थी उन्हीं में एक जो है वो है विष्णु भगवान की बराह रूप में। और ये जो हमें स्कल्पचर मिला हुआ है विष्णु भगवान का बराह रूप में ये मध्य प्रदेश के ईरान से मिला हुआ है। और इसमें जो है विष्णु जो है एक वॉर के रूप में दिखाए गए हैं। और ऐसा पुराणों में ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान ने जो है वराह का रूप इसलिए लिया था क्योंकि जो धरती जो है पानी में डूब रही थी उनको बचाने के लिए ये रूप लिया गया था। और ये जो अर्थ है इसको जो है इस इमेज में एज अ वुमेन दिखाया गया है। तो इसके बाद जो है भक्ति के अलावा जो है 1400 साल पहले जो है बहुत सारी जो है डिवोशनल पोइम्स जो हैं लिखी जा रही थी जो कि शिवा की प्रेज में थी और इनको जो है अपार द्वारा लिखा गया था। तो एक पोइम का एक पार्ट यहाँ पे लिखा गया है जो कि एक डिवोटी द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है अपार। और इन्होंने ये पोइम जो है तमिल में लिखी हुई है और ये शिवा के डिवोटी हैं। और ये जो अपार थे ये एक वेलालार थे। और वेलालार जो है उस टाइम पे जो तमिल रीजन या फिर साउथ इंडिया में जो भी लार्ज लैंडर्स हुआ करते थे उनको जो है वेलालार बोला जाता था। तो इन्होंने अपनी पोइम में लिखा हुआ है कि द लेपर विद रोटिंग लिम्स जो भी कुष्ठ रोगी हैं या फिर जो भी आदमी जो जिनको ब्राह्मण लो समझते हैं या फिर कूड़ा इकट्ठा करने वाले जो हैं अगर ये जो हैं उसकी पूजा शुरू कर देते हैं जिसने अपने बालों में गंगा को समेटा हुआ है जिनका नाम की शिवा है तो मैं इन तीनों की पूजा करूँगा और ये जो है मुझे भगवान के बराबर होंगे। जब 2000 साल पहले इंडिया में जो है ट्रेड हो रहा था, ट्रेडर्स आ रहे थे, तीर्थ यात्री आ रहे थे, बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था और भक्ति जो है लोग कर रहे थे, तो उसी टाइम पे जो है 2000 साल पहले जो है क्रिश्चियनिटी जो है वेस्ट एशिया में एमर्ज हो रही थी। तो जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका जन्म जो है बेथलेम में हुआ है जो कि रोमन एम्पायर का पार्ट था उस टाइम पे। और जो क्राइस्ट की टीचिंग है उसमें ये बताया गया है कि वो वर्ल्ड के सेवियर हैं और वो जो है लोगों को प्यार से रहना सिखाते हैं। और यहाँ पे क्रिश्चियन की एक होली बुक जो कि बाइबल है उसका एक वर्स दिया हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्लेस्ड वो हैं जो कि
राइटियस को हंगर और थर्स्ट करते हैं, या फिर ब्लेस्ड वो हैं जो कि दयालु हैं, या फिर ब्लेस्ड जो हैं वो हैं जिनका हार्ट प्योर है, या फिर ब्लेस्ड जो हैं वो हैं जो पीस मेकर हैं। और जो क्राइस्ट की टीचिंग हैं वो वेस्ट एशिया में स्प्रेड हुई हैं, अफ्रीका में स्प्रेड हुई हैं और यूरोप में स्प्रेड हुई हैं। और जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर थे जो कि वेस्ट एशिया से जो है वेस्ट कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में आए थे, वो क्राइस्ट की जो है डेथ के 100 सालों बाद आए थे। और जो वेस्ट कोस्ट सब कॉन्टिनेंट यानी कि केरला के जो क्रिश्चियन थे वो सीरियन क्रिश्चियन थे। और ये जो है इनको इसलिए सीरियन क्रिश्चियन बोला जाता है क्योंकि ये वेस्ट एशिया से आए हुए थे। और ये जो सीरियन क्रिश्चियन है ये ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी है वर्ल्ड की। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।